मॉर्निंग। वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ आरसीसी। आज हम लोग पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ आइसोलेटेड स्लोप्ड फुटिंग। डिज़ाइन ऑफ द आइसोलेटेड स्लोप्ड फुटिंग एज अ नेम सजेस्ट, ये एक आइसोलेटेड फुटिंग है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने आइसोलेटेड फुटिंग ही पढ़ी थी, लेकिन उसमें क्या था, स्लोप्ड नहीं था। स्लोप नहीं था मतलब वो स्क्वायर रेक्टेंगुलर सिंपल एक कॉलम आ रहा था और हमने एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर फुटिंग प्रोवाइड कर दी थी। कॉलम भी हमारा कैसा था, स्क्वायर था, जिसकी डायमेंशन 450 mm क्रॉस 450 mm थी। अभी क्या है, अभी हम एक आइसोलेटेड स्लोप्ड फुटिंग पढ़ेंगे। आइसोलेटेड स्लोप्ड फुटिंग मतलब एक कॉलम आता है जिसमें जो जो है वो हम स्क्वायर इस तरह से नहीं करते, स्क्वायर स्प्रेड नहीं करते, नॉर्मल इसमें स्लोप प्रोवाइड कर देते हैं। मैंने पढ़ा होगा जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ट्रायंगुलर होता है, तो जो फुटिंग को जो हम इस तरह से प्रोवाइड करते हैं तो हम मटेरियल कॉस्ट बचा पाते हैं अपनी। तो यहाँ पे जो फुटिंग है उसको हम क्या कर देंगे, हम स्लोप प्रोवाइड करेंगे और इसी फुटिंग की हम डिज़ाइन सीखेंगे आज कि डिज़ाइन ऑफ आइसोलेटेड स्लोप्ड फुटिंग कैसे करते हैं। तो नॉर्मल बेसिक्स तो आपको पता है, हम एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करते हैं और उससे हम पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ आइसोलेटेड स्लोप्ड फुटिंग कैसे करते हैं। तो लेट्स सी, एक न्यूमेरिकल है, अ कॉलम 300 क्रॉस 500 mm सपोर्ट एन एक्सियल लोड 1500 kN. Design isolated sloped footing for the column if the same bearing capacity of the soil is 200 kN per meter square. Also sketch the reinforcement details. Use M20 concrete and Fe415 steel. सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें कॉलम है, कॉलम का लोड है 1500 kN, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल है 200 kN पर मीटर स्क्वायर, M20 कंक्रीट है और Fe415 स्टील है। सिमिलर सा क्वेश्चन लग रहा है लास्ट टाइम की तरह, बस यहाँ पे क्या है, लास्ट टाइम पे स्क्वायर कॉलम दिया हुआ था, अभी क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉलम साइज दी हुई है, यानी 300 क्रॉस 500 mm। अब इस रेक्टेंगुलर कॉलम साइड की वजह से क्या कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये भी हम देखेंगे इस न्यूमेरिकल में। थोड़ा सा प्रोजेक्शंस में फ़र्क पड़ता है, डिज़ाइन में क्या फ़र्क पड़ता है देख लेते हैं। तो दो चेंजेस हैं, एक तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर फुटिंग है, स्क्वायर फुटिंग नहीं, स्क्वायर रेक्टेंगुलर कॉलम है, स्क्वायर कॉलम नहीं है, तो उसकी वजह से एक थोड़ा सा चेंज आएगा। और नॉर्मल जो हम स्लोप फुटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। नॉर्मल है, एक सिंपल क्वेश्चन, और कॉलम 300 क्रॉस 500 mm कॉलम की साइज़ है, वेट ऑफ द फुटिंग दिया हुआ है, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी आपको दी हुई है FCK 20 FI 415। सबसे पहला स्टेप जो पहले भी किया था अभी भी सेम है, साइज ऑफ द फुटिंग निकालते हैं। साइज ऑफ द फुटिंग के लिए नॉर्मल वेट ऑफ द कॉलम 1500, एक क्या है, डेप्थ 10% वेट ऑफ द फुटिंग, लास्ट टाइम भी हमने ऐड किया था, अभी भी ऐड करेंगे तो वेट ऑफ द फुटिंग होता है, ये तो कॉलम का वेट है ना, लेकिन फुटिंग का भी तो वेट होगा, तो फुटिंग का वेट 150 kN अप्रॉक्स 10% होता है, कॉलम पे जितना लग रहा होता है, तो 1500 का 10% यानी 150 ऐड कर दीजिए, 1650 kN। एरिया ऑफ द फुटिंग क्या होगा, दिस लोड अपॉन सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल अपॉन कितनी है 200 है, तो हमारा एरिया ऑफ द फुटिंग कितना आ गया 8.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो द प्लान डायमेंशन शुड बी इतना, यानी प्लान डायमेंशन हमारा होगा वो उसका एरिया कितना होना चाहिए होता है, उसका एरिया होना चाहिए 8.25 मीटर स्क्वायर। तो ये स्टेप तो हमारा बिल्कुल सेम था जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। अभी क्या है, अभी रेक्टेंगुलर फुटिंग की वजह से, यानी रेक्टेंगुलर कॉलम की वजह से, हमने लास्ट टाइम में क्या किया था, हमने सिंपल 8.25 जो भी एरिया आया था उसका स्क्वायर रूट कर दिया था, और स्क्वायर रूट हमने साइड के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया था फुटिंग का भी। लेकिन क्या था लास्ट कॉलम में हमारा स्क्वायर कॉलम था, अभी क्या है, अभी हमारा रेक्टेंगुलर कॉलम है। तो रेक्टेंगुलर कॉलम है तो हम क्या चेंजेस करते हैं, हम ये करते हैं कि द प्लान डायमेंशन शुड बी सच दैट the projections beyond the column should be nearly equal। अब ये projections beyond the column का मतलब क्या है, projections beyond the column मतलब ये जो कॉलम, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कॉलम है और ये हम फुटिंग प्रोवाइड करेंगे, तो ये हमको फुटिंग का तो एरिया हमको पता है, इस फुटिंग का एरिया क्या है, इस फुटिंग का एरिया 8.25 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन ये जो प्रोजेक्शन है इस साइड में और इस साइड में, एक तो ये प्रोजेक्शन और ये जो प्रोजेक्शन, वो कह रहा है कि ये प्रोजेक्शन और ये प्रोजेक्शन क्या बराबर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये अब रेक्टेंगुलर फुटिंग है, स्क्वायर फुटिंग में तो हम अंडर रूट कर दिया और दोनों तरफ से स्क्वायर होता है, बराबर होते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर फुटिंग में हम हमारी ये अप्रोच होती है कि प्रोजेक्शंस बराबर होने चाहिए। तो प्रोजेक्शन बराबर होने के लिए कैसे करते हैं, कैसे हम लेंथ क्या लेंगे और विड्थ क्या लेंगे, क्योंकि हमें रेक्टेंगुलर फुटिंग प्रोवाइड करनी होगी, तो क्या लेंथ लेंगे क्या विड्थ लेंगे, तो उसके लिए भी बहुत आसान तरीका है। लेट अस टेक एल बी द लेंथ ऑफ द फुटिंग और बी बी द विड्थ ऑफ द फुटिंग। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन तो क्या है कि एल इंटू बी का एरिया कितना होना चाहिए 8.25, यानी बी कितना होना चाहिए, बी इज इक्वल टू ए एफ यानी एरिया ऑफ फुटिंग डिवाइडेड बाय एल 8.25 बाय एल। तो
पहली इक्वेशन तो ये हो जाती है, यानी b इज इक्वल टू 8.25/L। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। इक्वेटिंग द, अब दूसरी इक्वेशन क्या है, दोनों के प्रोजेक्शंस को इक्वेट कर दीजिए, यही हमसे कह रहे हैं ना, दोनों के प्रोजेक्शंस को इक्वेट कर दीजिए। मान लीजिए ये लेंथ है और ये विड्थ है, ठीक है, तो लेंथ साइड का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, दिस L है ना, L माइनस ये कितनी है 0.5, तो L माइनस 0.5/2, तो L माइनस 0.5/2 कितना हो जाएगा, दिस लेंथ हो जाएगी L माइनस 0.5/2। ठीक है, उसके बाद विथ B माइनस 0.3/2, तो B कितना है, B है ये B माइनस 0.3। ठीक है, तो ये कॉलम की साइड इधर वाली 3 है, 0.3 है, तो B माइनस 0.3/2 कितना प्रोजेक्शन हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको इक्वेट कर दिया, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, ये पहली इक्वेशन। दो अननोन्स हैं L एंड B, हम कैलकुलेट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 8.25/L एंड सॉल्विंग। यहाँ पे B की वैल्यू 8.25/L रखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहाँ से हम L सॉल्व कर लेंगे। L आता है हमारा 2.98 मीटर। ठीक है, इसी तरह हम B निकाल लेंगे, B इज इक्वल टू 8.25/L, यहाँ से हमने B निकाल लिया 2.77 मीटर। तो ये 2.98 मीटर है, 2.77 मीटर है, इसको हम थोड़ा 2.98 मीटर अगेन हम प्रोवाइड तो नहीं कर सकते, तो प्रोवाइड करने में थोड़ा सा इसको थोड़ा नॉर्मल यूनिफॉर्म ले लेते हैं। तो हमने क्या ले लिया, 2.98 को हमने 3 ले लिया, और 2.77 को हमने क्या ले लिया, 2.8। सो प्रोवाइड अ रेक्टेंगुलर फुटिंग ऑफ 2.8 क्रॉस 3 मीटर। अगेन हम ये जो ले रहे हैं, हमें ये देखना है कि प्रोजेक्शन हमारे दोनों फिर भी बराबर हो, तो प्रोजेक्शन भी चेक कर लेते हैं। प्रोजेक्शन 3 माइनस 0.5/2 कितना आ रहा है, 1.25 मीटर। उधर से भी देखेंगे तो प्रोजेक्शन हमारा सेम आएगा, 2.8 माइनस 0.3/2, तो वो भी हमारा 1.25 आता है। तो हम प्रोजेक्शन दोनों ही हमारे सेम होंगे, तो वहाँ से भी हम प्रोजेक्शन हमारा कितना हो जाएगा, सेम होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेट अपवर्ड बेयरिंग कैपेसिटी, जो हमने वहाँ भी नेट अपवर्ड बेयरिंग कैपेसिटी निकाली थी, यहाँ पे भी हम नेट अपवर्ड बेयरिंग कैपेसिटी निकालेंगे। नेट अपवर्ड बेयरिंग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, 1500 डिवाइडेड बाय 2.8 डिवाइडेड बाय 3। 1500 यहाँ पे क्या है, लोड है हमारा, जितना लोड आ रहा है, अपॉन 2.8/3 हमारा क्या है, 2.8/3 हमारा है एरिया ऑफ द फुटिंग जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ द फुटिंग जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें से हम जब हम लोड को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा नेट अपवर्ड बेयरिंग कैपेसिटी आ जाएगा 178.57। अभी जो नेट अपवर्ड बेयरिंग कैपेसिटी है, ये बेसिकली होता है इक्वल एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो जो वही रिएक्टिव फोर्स है जो नीचे से सॉइल पे लग रहा है। ठीक है, ये जो नेट अपवर्ड बेयरिंग कैपेसिटी है, ये क्या है, ये सेफ बेयरिंग कैपेसिटी से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये सेफ बेयरिंग कैपेसिटी से कम होनी चाहिए। अगर सेफ बेयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा आ जाएगी तो हमारी जो सॉइल है वो फेल कर जाएगी। तो ये हमारा एक चेक भी होता है, अगर ये हमारी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा आ रही है तो हमें जो एरिया ऑफ द फुटिंग है वो बढ़ानी पड़ती है, हम ज़्यादा एरिया ऑफ द फुटिंग, तो हम ये करेंगे जो हमारा प्लान डायमेंशन है और एरिया ऑफ द फुटिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर ये कम आ रही है तो ओके है। ठीक है, अगेन हम जो क्वेश्चन करते हैं वो LSM में करते हैं, और मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट यही होता है नेट अपवर्ड बेयरिंग कैपेसिटी। जो क्वेश्चन करते हैं हम वो LSM में करते हैं, तो जो भी कैलकुलेशन होगा उसमें फैक्टर्ड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फैक्टर्ड नेट अपवर्ड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 1.5 इंटू 178.5 यानी 267.857। ये बेसिकली एक आप इस तरह से समझ सकते हो कि नीचे से एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है रिजल्टेंट का, उसकी वजह से हम जो एनालिसिस करते हैं उसको नेट फैक्टर्ड नेट मतलब उसको लोड की तरह कंसिडर करते हैं। और फैक्टर्ड नेट अपवर्ड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, 267.857 किलो न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, नेक्स्ट हमारा स्टेप है डेप्थ ऑफ द फुटिंग निकालना। ठीक है, जो हमने नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में भी किया था। पिछले क्वेश्चन में हमने जो डेप्थ ऑफ द फुटिंग निकाली थी वो 3 कंसिडरेशन से निकाली थी, डेप्थ ऑफ द फुटिंग फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट कंसिडरेशन, डेप्थ ऑफ द फुटिंग फ्रॉम वन वे शेयर कंसिडरेशन, और डेप्थ ऑफ द फुटिंग फ्रॉम टू वे शेयर कंसिडरेशन। तीनों कंसिडरेशन में जो हमारे लिए डेप्थ ऑफ द फुटिंग सबसे ज़्यादा थी वो हमने पिक कर ली थी, और वो हमने डेप्थ प्रोवाइड कर दिया था हमने लास्ट क्वेश्चन में। अभी क्या है, अभी अगर हम उस तरह से करने जाएंगे तो बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी, और क्योंकि हमारा रेक्टेंगुलर फुटिंग है तो हमें अलग अलग साइड के लिए भी मूवमेंट निकालना पड़ेगा, और वन वे शेयर और टू वे शेयर निकालना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी हो जाता है। अभी हम थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप से करेंगे, यानी हम पहले शेयर में डेप्थ थोड़ी बढ़ा देंगे और बाद में शेयर में उसको सेव करा देंगे। ये क्वेश्चन ये मेथड ये तरीका आप इस पुराने क्वेश्चन में भी कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमने पढ़ाया। अभी क्या है, इस मेथड से भी देखिए सिंपल सा मेथड है, ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, नॉर्मल वही चीज़ काम वही कर रहे हैं, सेव करा रहे हैं दोनों को, वन वे शेयर टू वे शेयर और बेंडिंग मोमेंट में, और हम डेप्थ भी प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं किस तरह से करते हैं। सेम ये अप्रोच आप पुराने क्वेश्चन में भी कर सकते हो, कोई डिफरेंट नहीं है।
तो डेप्थ ऑफ द फुटिंग निकालेंगे। अब जो डेप्थ ऑफ द फुटिंग है वो हमसे कोड कहता है कहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होता है, बेंडिंग मोमेंट के लिए, है ना। तो डेप्थ ऑफ फुटिंग के लिए पहले हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो कौन से क्रिटिकल पे होता है, द फेस ऑफ द कॉलम पे क्रिटिकल होता है। तो जैसे स्क्वायर कॉलम था तो हमने कोई भी फेस ऑफ द कॉलम ले लिया था, लेकिन अभी क्या है, अभी रेक्टेंगुलर कॉलम है। रेक्टेंगुलर कॉलम में हमारे लिए दो अलग फेस ऑफ द कॉलम है, एक ये फेस ऑफ द कॉलम है जिसकी डायमेंशन अलग है, नहीं इसकी विड्थ यहाँ पे 0.5 है, और एक फेस ऑफ द कॉलम ये वाई वाला है, इसकी डायमेंशन अलग है, यानी यहाँ पे इसकी फेस 0.3 मीटर है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग हैं, तो हमें दो अलग अलग बेंडिंग मोमेंट निकालने पड़ेंगे एक्स और वाई के अराउंड, और उस बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें अलग अलग डेप्थ निकालनी पड़ेगी और फिर अपना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। है सिंपल, ज़्यादा टफ नहीं है। नॉर्मल हम देखते हैं कैसे निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट एक्स सेक्शन एक्स एक्स। बेंडिंग मोमेंट एक्स सेक्शन एक्स एक्स के लिए सिंपल है, और नेट अपवर्ड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी आ रही है 267.857 इंटू, अब ये जो इस एरिया पे लगने वाला जो बेंडिंग मोमेंट है वो कितना बेंडिंग मोमेंट जनरेट करेगा। तो इस एरिया कितना है, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है 3 इंटू प्रोजेक्शन कितना है 1.25, अगेन एरिया इंटू लेंथ बाय 2, यानी इसका आधा, यानी 1.25/2। ठीक है, तो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट एक्स एक्स कितना आ जाएगा 627.79 किलोमीटर पर मीटर। अगेन इस सेक्शन पे लगने वाला बेंडिंग मोमेंट जो इस एरिया की वजह से लग रहा है ना, इस एरिया की लेंथ है 3, इस एरिया का प्रोजेक्शन है 1.25, तो नेट अपवर्ड बेयरिंग कैपेसिटी इंटू 3 इंटू 1.25 इंटू 1.25/2, हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया 627.79 किलोमीटर मीटर। ठीक है, अब इसी बेंडिंग मोमेंट को हम नॉर्मल MU लिमिटिंग से इक्वेट कर देते हैं और हम अपनी डेप्थ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे 0.36 FCK B इंटू एक्चुअल लिमिट D माइनस 0.42 एक्चुअल लिमिट इज इक्वल टू 627.79 इंटू 10⁻6। ठीक है, किलोमीटर मीटर, क्योंकि इसको न्यूटन मीटर में न्यूटन mm में चेंज कर दिया है, तो 10⁻6 में मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन आपको पता है यहाँ पे 0.36 FCK कितना है, FCK 20 है। B की भी बात करते हैं, एक्चुअल लिमिट कितना है, एक्चुअल लिमिट 0.4D है, 8D है, तो 0.48D रख देंगे। यहाँ पे D है 0.42 एक्चुअल लिमिट है, एक्चुअल लिमिट है, यहाँ पे भी 4.48D रख देंगे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बी हम क्या रखेंगे, बी लास्ट क्वेश्चन में टोटल रखा था। ठीक है, ये जो टोटल थी वो रखा था। अभी क्या है, अभी हमारी आइसोलेटेड स्लोप्ड फुटिंग है। आइसोलेटेड स्लोप्ड फुटिंग मतलब ये जो हमारी विड्थ है वो इस सेक्शन पे फेस ऑफ द कॉलम पे विड्थ हमारी ये पूरी विड्थ नहीं है, विड्थ हमारी ये विड्थ है, खाली ये विड्थ। ठीक है, तो इतनी विड्थ ही अवेलेबल है एट द फेस ऑफ द कॉलम, पूरी विड्थ अवेलेबल नहीं है फेस ऑफ द कॉलम पे, जो क्रिटिकल है सबसे कम वाली। यहाँ पे हम विड्थ पूरी ना रख के हम यहाँ पे ये विड्थ रखेंगे 0.5, यानी 0.5 मीटर, यानी 500 mm, और उससे हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो B है वो पूरा 3000 नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे B होगा 500 mm, और उससे कैलकुलेशन करेंगे और उससे हम डेप्थ निकालेंगे। तो नॉर्मल 0.36 FCK 20 B 500 एक्चुअल लिमिट 0.48D D माइनस 0.48 इंटू 0.42 इंटू 0.48D इक्वल टू 627.79 इंटू 6, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका D आ जाएगा 674.48 mm। तो यहाँ से हम डेप्थ निकाल लेंगे एक्स के लिए 674.48 आ रही है। इसी तरह हम वाई के लिए भी निकाल लेंगे। वाई के लिए हम बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन वाई क्या होगा, अगेन यहाँ पे इस सेक्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, सेम वही तरीका है। अब ये जो सेक्शन के लिए निकालेंगे तो ये एरिया पूरा कंसिडर होगा, और इस एरिया का कितना अपवर्ड बेयरिंग कैपेसिटी इंटू कितना है 2.8 इंटू 1.25 इंटू 1.25/2। ठीक है, क्या 2.267.85 इंटू 1.25 इंटू 1.25/2। ये प्रोजेक्शन दोनों तरफ सेम ही है, तो प्रोजेक्शन से और जो लेंथ की जगह ब्रेथ हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। यहाँ से वाई के लिए मोमेंट आता है 586 किलोमीटर मीटर। अगेन यहाँ पे भी हम इक्वेट कर देंगे एक्चुअल लिमिट से डेप्थ निकालने के लिए, तो 0.36 FCK B इंटू एक्चुअल लिमिट D माइनस 0.42 एक्चुअल लिमिट, और यहाँ पे हमने इक्वेट कर दिया। यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है, यहाँ B क्या लेंगे, यहाँ पे B पे हम लेंगे 300 mm। ठीक है, तो 300 mm के लिए हम B लेंगे और उससे फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हमारी डेप्थ कितनी आ रही है। ठीक है, तो वहाँ से हम जब D 300 mm ले लेंगे और बाकी डेप्थ में है, तो यहाँ से हमारा जो D आ रहा है कितना आ रहा है 841.27 आ रहा है हमारा D। तो 847.27 आ रहा है, तो 840 दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा इधर है 674.48 mm आ रही थी, इधर कितनी आ रही है 841.27 आ रही है। तो हम क्या ले लेंगे, हम 841.27 mm हमारी जो डेप्थ है वो ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी हम शेयर की बात नहीं कर रहे, शेयर ये हमारी नॉर्मल है, शेयर में हम देखेंगे क्या होगा।
बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से हमने हमारी जो डेप्थ आ रही है वो 841.27 आ रही है। अब हम इसमें ये स्मॉल डी है, इसमें हम इफेक्टिव कवर ऐड कर देंगे, क्योंकि फाउंडेशन है, फाउंडेशन में कोड कहता है कि हमारी जो कवर है वो क्लियर कवर हमारा 50 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर कवर हमारा 50 से ज़्यादा होना चाहिए प्लस इफेक्टिव कवर आप सेफ्टी के लिए हम 75 mm तक हम इफेक्टिव कवर ले सकते हैं। तो हमने 75 mm ले लिया। ठीक है, कवर जब बीम की जैसे बीम में 40 लेते थे, फाउंडेशन हम ज़्यादा लेते हैं, तो फाउंडेशन में इफेक्टिव कवर अगर हमने 75 हमने ले लिया तो हमारी टोटल डेप्थ कितनी हो जाएगी 841 प्लस 75 916। ठीक है, अब ये 916 mm हमारी इफेक्टिव टोटल डेप्थ हो गई। अब यहाँ पे ही वो चेंज है जो हम बता रहे थे कि हम जो प्रोसीजर हमारा डिफरेंस है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे शेयर के लिए निकालते नहीं अलग से डेप्थ, हम यहाँ पे शेयर के लिए लास्ट क्वेश्चन में भी आप कर सकते थे, यहाँ पे हम शेयर के लिए हम इंक्रीज कर देते हैं। द ओवरऑल डेप्थ इज इंक्रीज बाय 30% फॉर शेयर कंसिडरेशन। यानी हम जानते हैं कि शेयर में वो फेल करेगा, यानी शेयर में एक्स्ट्रा डेप्थ आएगी, तो हम इसी को शेयर कंसिडरेशन के लिए हम 30% इंक्रीज कर देते हैं और बाद में हम शेयर फेलियर का चेक लगा देंगे इस पर। कैसे चेक लगाएंगे वो हम अभी बाद में देखते हैं। या आप सारे क्वेश्चन में कर दोगे, जैसे बेंडिंग मोमेंट के लिए जब जो डेप्थ निकाली उसका आप सिंपली 30% इंक्रीज कर दो। तो जब 1 पॉइंट इसको हम 30% इंक्रीज कर देंगे 1.3 इंटू 916, तो हमारी डेप्थ कितनी आ रही है 1190 mm। ये अप्रॉक्स कितना 1200 mm हो जाएगी। तो इसको हमने 1200 mm एज्यूम किया, टोटल डेप्थ हमारी हमने 1200 mm हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होगा, सर हम 30% क्यों कर रहे हैं, 20% क्यों नहीं कर रहे हैं, या हम क्यों कर रहे हैं, हम शेयर फोर्स से क्यों नहीं निकाल रहे। आप नॉर्मल 1 वे शेयर के लिए भी निकालो, 2 वे शेयर के लिए भी निकालो, वहाँ से भी चेक कर सकते, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगेन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसको शॉर्ट करने के लिए, आसान करने के लिए हमने एक अजम्पशन अभी किया है कि हम 30% ने शेयर कंसिडरेशन में बढ़ा दिया है, इसमें चेक लगा देंगे, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। शेयर में एक उनको चेक कर देंगे, हाँ शेयर में सेफ़ है, हम आराम से कर लेंगे। तो ये 30% एक नॉर्मल एक रफ एजम्पशन है कि हम 30% इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगेन हमारी टोटल डेप्थ है हमारी 1200 mm, इसमें हमने इफेक्टिव डेप्थ एग्जाम्पल निकालनी है, तो कवर हमने माइनस कर दिया, हमारा इफेक्टिव कवर कितना आ गया 1125 mm। ये हमारा एज्यूम्ड है, यानी इतना हम डेप्थ लेके चलेंगे। एंड नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर फुटिंग है, रेक्टेंगुलर ऑफ द फुटिंग है, तो रीइंफोर्समेंट भी दो तरह से प्रोवाइड होगी। रीइंफोर्समेंट एक लॉन्ग डायरेक्शन में होगी और एक रीइंफोर्समेंट शॉर्ट डायरेक्शन में होगी। रीइंफोर्समेंट इन लॉन्ग डायरेक्शन में, ये लंबा रीइंफोर्समेंट जो है लॉन्ग डायरेक्शन वाला, इसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट इन लॉन्ग डायरेक्शन। और रीइंफोर्समेंट इन शॉर्ट डायरेक्शन, ये छोटा वाला जो होता है इसको रीइंफोर्समेंट इन शॉर्ट डायरेक्शन करते हैं। जो लॉन्ग डायरेक्शन है, ये जो लॉन्ग डायरेक्शन वाला रीइंफोर्समेंट है, ये किस मोमेंट के लिए निकलेगा, ये बेसिकली वाई वाई मोमेंट के लिए निकलेगा, क्योंकि ये वाई वाई मोमेंट ही इसको टर्न कराने की ऐसी कोशिश करेगा ना। तो इस वजह से जो लॉन्ग डायरेक्शन के लिए मोमेंट जो निकलता है वो किस मोमेंट के लिए निकलता है, वो वाई वाई के लिए निकलता है। इसी के अपोजिट जो शॉर्ट डायरेक्शन वाला मोमेंट है वो किसके लिए निकलता है, वो एक्स एक्स मोमेंट के लिए निकलता है। ठीक है, तो नॉर्मल रीइंफोर्समेंट इन फुटिंग निकालना है, तो रीइंफोर्समेंट इन लॉन्ग डायरेक्शन क्या होगा, रीइंफोर्समेंट लॉन्ग डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला वही है जो हमने अपने फर्स्ट 6 सेमेस्टर में पढ़ा था, 0.87 FI/AST t - 0.42 एक्सियल लिमिट। अब इज इक्वल टू यहाँ पे मोमेंट कौन सा रख देंगे, यहाँ पे मोमेंट वाई वाई वाला कर देंगे। ठीक है, लॉन्ग डायरेक्शन वाला मोमेंट, लॉन्ग डायरेक्शन का रीइंफोर्समेंट जो है वो इसको इस तरह से बेंड कराना चाहेगा, तो हमने यहाँ पे इस सेक्शन वाला हम जो है बेंडिंग मोमेंट लेते हैं, यानी 586 × 10⁻6 लेंगे। तो यहाँ से हमने रीइंफोर्समेंट निकाला 1806 mm², सिंपल इक्वालिटी इक्वेशन है, कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। ये रीइंफोर्समेंट आया, आप नॉर्मल 10 mm 12 mm बार से नंबर ऑफ बार्स निकाल के स्पेसिंग निकाल सकते हो। ठीक है, उसमें हम नहीं जा रहे। अब नॉर्मल सेकंड स्टेप है हमारा इन शॉर्ट डायरेक्शन। शॉर्ट डायरेक्शन के लिए अगेन शॉर्ट डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला वही है, बस क्या चेंज हो जाएगा, ये मोमेंट चेंज हो जाएगा। अब शॉर्ट डायरेक्शन इन ये जो डायरेक्शन है, इस शॉर्ट डायरेक्शन के लिए मोमेंट कौन सा लेंगे, हम एक्स एक्स वाला मोमेंट लेंगे, यानी एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्स मोमेंट कितना था 627 × 10⁻6। तो उससे हमने अगेन यहाँ पे इक्वालिटी इक्वेशन बनेगी और हमने यहाँ पे रीइंफोर्समेंट निकाल लिया, तो कितना आ गया 1933 mm²। ठीक है, अब एक और थिंग, एक और ज़रूरी बात है कि यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट है वो प्रोवाइड कैसे करेंगे। हमने लॉन्ग डायरेक्शन में रीइंफोर्समेंट निकाल लिया, हमने शॉर्ट डायरेक्शन में रीइंफोर्समेंट निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे हमसे कोड कहता है, एक कंडीशन रखता है कि जो रीइंफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करना है कुछ इस तरह से करना है कि एक सेंट्रल बैंड, यानी जैसे ये लेंथ है ना, ये लेंथ L है, ये विड्थ है इसकी B, तो एक सेंट्रल बैंड होता है, जिस सेंट्रल बैंड, ये जो विड्थ, अगर इस लेंथ में से एक विड्थ के को कट करें तो एक स्क्वायर हमें रेक्टेंगुलर स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर फुटिंग टाइप का,
इस स्क्वायर फुटिंग में हम यूनिफॉर्म रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो वो कितना प्रोवाइड करते हैं, वो इस रेशियो के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं कि रेनफोर्समेंट इन सेंट्रल बैंड विथ इज इक्वल अपॉन टोटल रेनफोर्समेंट इन शॉर्ट डायरेक्शन इज इक्वल टू 2 अपॉन बीटा प्लस 1। ये फॉर्मूला आपका कोड में दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है, क्लॉज नंबर 34 में दिया हुआ है। आप पेज नंबर 65 पे जाएंगे, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा IS कोड में, रेनफोर्समेंट इन सेंट्रल IS 456/2000, रेनफोर्समेंट इन सेंट्रल बैंडविड्थ अपॉन टोटल रेनफोर्समेंट इन शॉर्ट डायरेक्शन इज इक्वल टू 2 अपॉन बीटा प्लस 1। ये बीटा क्या है, बीटा है लॉन्ग साइड ऑफ द फुटिंग अपॉन शॉर्ट साइड ऑफ द फुटिंग। लॉन्ग साइड ऑफ द फुटिंग कितनी है 3 और शॉर्ट साइड ऑफ द फुटिंग कितने हैं 2.8। तो यहाँ से हम निकाल देंगे रेनफोर्समेंट इन सेंट्रल बैंड विथ, यानी रेनफोर्समेंट हम सेंट्रल बैंड, ये जो सेंट्रल बैंड है इसमें हम रेनफोर्समेंट कितने, लॉन्ग डायरेक्शन में तो पूरा वही रहेगा, लेकिन शॉर्ट डायरेक्शन में जो है वो शॉर्ट डायरेक्शन में हम रेनफोर्समेंट जो है वो हम सेंट्रल बैंड में अलग प्रोवाइड करते हैं, यानी ये जो सेंट्रल बैंड होगा हमारा इसमें हम अलग प्रोवाइड करते हैं और इसके बाहर अलग प्रोवाइड करते हैं। सेंट्रल बैंड में कितना प्रोवाइड करेंगे, सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ है, रेनफोर्समेंट इन सेंट्रल बैंड इज इक्वल टू 2 अपॉन बीटा प्लस 1 इंटू टोटल रेनफोर्समेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सिंपल आ जाएगा रेनफोर्समेंट इन सेंट्रल बैंड 2 अपॉन बीटा प्लस 1, तो 2 डिवाइड बाई 3 अपॉन 2.8 प्लस 1 इंटू 1933। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा रेनफोर्समेंट इन सेंट्रल बैंड। तो रेनफोर्समेंट इन सेंट्रल बैंड कितना आ गया 1866। तो 1866 निकाल का नंबर ऑफ बार्स निकालिए, मान लीजिए 10 या 12 बार से, और वो हमें यहाँ पे इस सेंट्रल बैंड में हमें प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, बाकी जो एडिशनल बचा, बाकी जो एडिशनल, अब देखिए हमारे लिए रिमेनिंग कितना बचा 1933 हमें टोटल प्रोवाइड करना था शॉर्ट डायरेक्शन में, सेंट्रल बैंड में हमने कितना प्रोवाइड कर दिया 1866, तो बचा कितना, बहुत छोटी सी वैल्यू बची 1933 माइनस 1866 कितनी होती है 1933 माइनस 1866 बहुत है 67 mm स्क्वायर का है एरिया, बहुत कम रेनफोर्समेंट है। या आपको बाकी रिमेनिंग साइड जो कॉर्नर वाली साइड है ये इधर वाली और ये इधर वाली है ना, जहाँ पे लेंथ है उस तरफ प्रोवाइड करनी है, तो वो हम कैसे भी कर सकते हैं, यानी एक बार आप इधर प्रोवाइड कर दिए और एक बार आप इधर प्रोवाइड कर दिए, आपका छोटा सा रेनफोर्समेंट 67 mm स्क्वायर का सेटिस्फाई हो जाएगा। तो एक बार इधर प्रोवाइड कर दीजिए, एक बार इधर प्रोवाइड कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। रिमेनिंग 193 कैन बी सेट बाय प्रोवाइडिंग 1 बार ऑन ईच साइड, ठीक है। एक बार रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डिस्प्लेड इन द आउटर पोर्शन ऑफ द फुटिंग, यानी आउटर पोर्शन कौन सा है, ये वाला और ये वाला फुटिंग में आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। तो हमने रेनफोर्समेंट मतलब शॉर्ट डायरेक्शन के लिए हमने रेनफोर्समेंट निकाल लिया, लॉन्ग डायरेक्शन के लिए रेनफोर्समेंट निकाल लिया, हमने ये भी देख लिया कि हम प्रोवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टेप क्या होता है, हम यहाँ पे हम फुटिंग जो हमने निकाली थी वो बेंडिंग एंड कंसिडरेशन से तो निकाली थी, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे चेक लगा देते हैं, चेक फॉर शेयर। ठीक है, तो शेयर क्या होता है, ठीक है, अब शेयर हम कहाँ पे निकाल देते हैं, हमारे लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। शेयर हम निकालते हैं, शेयर फोर्स इज क्रिटिकल एट अ सेक्शन डी फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, यानी सेक्शन एट एक्स सेक्शन, यानी यहाँ पे यानी सेक्शन डी फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, यानी डी कितना था, डी था हमारा 1125, 1200 हमने डी लिया था ना, 1200 डेप्थ ली थी, तो 1200 डेप्थ से यानी ये जो डी फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम जो होता है ये सेक्शन होता है हमारा क्रिटिकल, और इस सेक्शन पे हम शेयर निकाल लेते हैं, हम चेक लगाते हैं कि इस सेक्शन पे हमारा शेयर में फेल तो नहीं कर रहा। तो हम शेयर निकालने के लिए हम देखते हैं कितना शेयर लग रहा है इस सेक्शन पे। इस सेक्शन पे शेयर निकालने के लिए हमारा एरिया अगेन ये कितना, ये वाला एरिया पे लगने वाला शेयर निकालना है। ठीक है, तो ये वाला इस एरिया पे लगने वाला शेयर कितना हो जाएगा, नेट अपवर्ड बेयरिंग कैपेसिटी है 267.85 इंटू ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है हमारी 3 मीटर, तो 3 मीटर हो जाएगा इंटू ये पूरा प्रोजेक्शन कितना है, ये पूरा प्रोजेक्शन हमारा 1250 में 1125 हम माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 0.125 है ना, 1.25 मीटर में बात हो रही थी ना, मीटर में mm में करेंगे तो 1250 mm इसका पूरा प्रोजेक्शन है, इसमें से डी माइनस कर दीजिए तो कितना बचा 0.125 बचा, तो यानी 0.125 मीटर में mm में करेंगे तो 125 mm, तो 0.125 मीटर, किलोमीटर मीटर में निकाल लें तो हमारा शेयर फोर्स कितना आ गया 100.44 किलोन्यूटन। ठीक है, हमारा शेयर फोर्स आ गया। अभी क्या है, अभी हम याद करते थे कि ऐसे टाउ भी निकालते थे, फिर टाउ सी निकालते थे, है ना, आपको याद है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, तो टाउ भी जो निकालते थे उसमें क्या था, टाउ भी इज इक्वल टू वी यू बाय बी डी। अब वी यू क्या है, वी यू तो हमने निकाल लिया 100.44, अब हमें बी निकालना है और डी निकालना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आइसोलेटेड स्लोप्ड फुटिंग है। आइसोलेटेड स्लोप फुटिंग मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन जो हमने कट किया है ना, हमें जो B है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे निकालना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर सेक्शन पे हमारा B यानी B डैश कितना है और इस पर्टिकुलर सेक्शन पे हमारी D यानी डेप्थ कितनी है।
और वो बी डैश और डी डैश हमें यहाँ पे पुट करना होगा। तो सिंपल है, एक आइसोलेटेड स्लोप फुटिंग जब हम इस तरह से प्रोवाइड करते हैं तो हमसे कोड कहता है कि ये जो नीचे वाला जो मिनिमम, जैसे नॉर्मल इसकी डेप्थ कितनी है, इसकी डेप्थ है 1200 mm, तो इसकी 1200 mm ने डेप्थ ले ली। और जो नीचे वाला होता है स्लोप के नीचे वाला साइड, नॉर्मल मिनिमम हम रखते हैं बेस, ये 300 mm है, 300 mm फिक्स कर लीजिए आप, ये 300 mm ही रखेंगे हमेशा, इससे कम नहीं रखेंगे। तो नीचे बेस स्लैब का सेट वो है, तो इतना तो हम बेस स्लैब कर लेते हैं। और बाकी हमें पता करना है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 1125, एट अ डिस्टेंस ऑफ यहाँ से 1125 ये डेप्थ कितनी होगी, है ना। ये स्लोप है तो आप सिंपल क्या कहते हैं इंटरपोलेशन से निकाल सकते हो नॉर्मल कि ये टोटल लेंथ कितनी है 1200, 1200 में से डेप्थ एट दिस सेक्शन कैसा होगा, एक सिंपल फॉर्मूला लगाना है कि 1200 माइनस प्रोजेक्शन कितना है 1250, 1250 में से माइनस 300 डिवाइडेड बाय 1250 इंटू 1125। इंटरपोलेशन से हमने डेप्थ निकाल ली 390। सिंपल सा इंटरपोलेशन है कि ये 1200 डेप्थ है यहाँ पे 300 डेप्थ है, ये प्रोजेक्शन है 1250, तो यहाँ पे कितनी डेप्थ होगी हमें निकालनी है। ये डिस्टेंस कितना है, ये हमें एट ए डिस्टेंस डी है, डी कितना है 1125 पे हमें निकालना है, यानी 1125 ये लेंथ है, इस 1125 लेंथ पे कितना आपका ये डी लेंथ होगी, तो ये हम इससे निकालेंगे इस फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। इसी तरह इस डेप्थ पे, इस सेक्शन पे विड्थ कितनी होगी, विड्थ भी हमें निकालनी है। तो विड्थ कितनी होगी, ये है 500 और 500 प्लस ये है 300, पूरा कितना है 3000, तो 3000 माइनस 500 कितने में चेंज हो रहा है 1250 में, इंटू 1125 में निकालना है। तो वहाँ से हमने विड्थ निकाली 2750, ठीक है। तो हमने डी डैश निकाल लिया, हमने बी डैश निकाल लिया, और वहाँ से हम टाउ भी निकाल लेंगे, वी यू अपॉन बी डैश डी डैश। तो हमें लिए नॉमिनल शेयर स्ट्रेस आ गया, है ना। तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कितना आ रहा है 0.115 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब नॉर्मल हम क्या करते हैं, पहले टाउ भी निकालते थे, उसके बाद क्या करते थे टाउ सी निकालते थे ना, और फिर चेक करते थे कि टाउ भी बड़ा है या छोटा है। अगर टाउ भी बड़ा होता था तो हम शेयर डिज़ाइन करते थे, और टाउ भी छोटा होता था तो हम शेयर डिज़ाइन नहीं करते थे, हम कहते थे कि वो शेयर और मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट डिज़ाइन करते थे। ये तो करते थे, जैसे शेयर इन्फोर्समेंट आपने पढ़ा था। तो सिमिलर है, टाउ भी हमने डिज़ाइन कर लिया, हम टाउ सी एक बार निकाल लेते हैं कि हम देख लेते हैं कि टाउ सी से बड़ा तो नहीं है। हमने डेप्थ इसीलिए बढ़ाई थी, जो 30% शेयर कंसिडरेशन था हमने इसीलिए बढ़ाया था कि ये टाउ सी हमेशा सेफ रहे शेयर में, ताकि हमें वो डेप्थ ना निकालनी पड़े, ठीक है। तो टाउ सी हमने निकाल लेते हैं एक बार। टाउ सी के लिए क्या होता है, टाउ सी हमें निकालने के लिए हमें कोड की वो टेबल देखनी पड़ेगी, मुझे परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट और ग्रेड ऑफ द कंक्रीट पे टाउ सी निकलता है। तो परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट हम निकाल लेंगे, ए एस टी बाई बी डी से हम परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट निकाल लेंगे। कितना है कि हाँ ए एस टी बाई बी डी से आप परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट निकाल लीजिए, और ग्रेड ऑफ द कंक्रीट से हम वहाँ से वो वैल्यू निकाल लेंगे कि ग्रेड ऑफ द कंक्रीट भी निकाल लेंगे कि ग्रेड ऑफ द कंक्रीट कितनी है, और उससे हम टाउ सी निकालेंगे। बेसिकली 1.15 यहाँ नहीं चेक करेंगे, यहाँ से हम पी टी निकालेंगे 0.18, उसके बाद हम M20 ग्रेड ऑफ द कंक्रीट से हम टाउ सी निकाल लेंगे कि टाउ सी कितना है, ठीक है। तो वहाँ से हम टाउ सी चेक करने जाएंगे, तो टाउ सी हमारा आ रहा है 0.32 कुछ, हम नॉर्मल कैलकुलेट कर लेना कि वहाँ से हमारा टाउ सी आ रहा है 0.32 कुछ आ रहा है, और उस टाउ 32 को हम कंपेयर करा लेंगे 0.115 न्यूटन पर mm स्क्वायर से, तो हमारा 0.32 ज़्यादा है, मतलब 0.32 ज़्यादा है, तो हम उस 3.2 ज़्यादा है तो हमारा सेफ हो जाता है कि हमें शेयर के लिए अगेन डिज़ाइन नहीं, हैंस द डिज़ाइन इज सेफ अगेन शेयर, ठीक है। तो और इन्फोर्समेंट तो हम इस तरह से प्रोवाइड ही कर देंगे, आपको पता है शॉर्टर डायरेक्शन में, लॉन्गर डायरेक्शन में, और सेंट्रल बैंड में अलग एक सेंट्रल बैंड इस तरह का बना देंगे, और उसमें हम सेंट्रल बैंड में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और नॉर्मल एक एक्स्ट्रा बार इधर, एक एक्स्ट्रा बार इधर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हम इस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन ऑफ आइसोलेटेड स्लोप्ड फुटिंग। एक नॉर्मल सा छोटा सा क्वेश्चन भी है, इसको भी आप कर लीजिए, ट्राई करके देखिए अगर होता है नहीं होता है, ये आपके DHA की तरह होगा, ठीक है। एक गूगल फॉर्म दे देंगे, उसमें आपको ये सबमिट करना होगा। अभी देखिए, अभी गूगल फॉर्म नहीं दे रहे, अभी सॉल्व करके रख लीजिए अपने पास, हम एक गूगल फॉर्म देंगे, बाद में इसको अपलोड कर दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम यही चीज़, अ रेक्टेंगुलर कॉलम 600 क्रॉस 400 mm carries an initial load of 800 kilonewton. Design a rectangular footing to support the column. The safe bearing capacity of the soil is 200 kilonewton per meter square. Use M20 concrete and Fe415 steel. So आज के लिए इतना ही, एक क्वेश्चन कर लीजिए और आगे